हेलो एंड वेलकम टू द ग्रोटैक। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सी के कुछ कैरेक्टर्स जाने, कुछ हिस्ट्री जानी और कुछ उसके फीचर्स भी जान लिए थे। और मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में आपको सी टोकन्स कराने वाला हूँ, ठीक है। और उस वीडियो में मैं आपको चीज़ें कोड करके दिखाऊंगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कोड करके दिखाऊंगा, ठीक है। कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं कंपाइलर के अंदर, वो सारी चीज़ें एडिटर के अंदर कैसी चीज़ें वर्क कर रही हैं। मैंने आपको कहा था मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में सी टोकन से स्टार्ट करूंगा, लेकिन दोस्तों सी टोकन से पहले एक वीडियो और आपको देनी थी मुझे, जिसका नाम है सी कैरेक्टर सॉरी। इस वीडियो के अंदर मुझे आपको एक चीज और देनी है, जो है स्ट्रक्चर ऑफ सी। सी का स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसके अंदर कुछ मैं आपको बेसिक टर्म्स बताऊंगा, जो आपके जब जो आपको कोड करने में काफी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। के बिना आप कोड नहीं लिख सकते हैं। अदरवाइज मुझे सी के कैरेक्टर्स जब मैं सी टोकन्स पढ़ाऊंगा तो मुझे आपको करवाने पड़ेंगे। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर एक सेपरेट वीडियो लेकर के आ रहा हूँ सी स्ट्रक्चर का, जहाँ पे मैं आपको सी का कंप्लीट स्ट्रक्चर बताऊंगा। जिससे क्या होगा, आपका एक क्वेश्चन भी बन जाएगा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सी, कि कहीं कहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। और क्या होगा कि आपको एक दिमाग में चीज कंप्लीट एक थ्योरी बैठ जाएगी, सी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। उसके बारे में हम थोड़ी सा चर्चा कर लेंगे आज के इस वीडियो में, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं। एक्चुअली मैंने क्या किया, नेक्स्ट वीडियो जो है मेरी सी टोकन्स वाली, वो मैं आपको यहाँ पे देने के लिए रेडी हो चुका था। मैंने कुछ वीडियो शूट भी कर ली थी, ये उसका कुछ एग्जांपल्स हैं। लेकिन मुझे स्ट्रक्चर देना था, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर्स के आपको ये नहीं समझ आएगा। तो मैं यहाँ पे इसको 0 0 कर लेता हूँ, इसका नेम, ठीक है। 0 0 क्या नाम रखूंगा मैं इसका, स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सी, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सी की जो भी फाइल हम सेव करते हैं, जहाँ पे हम अपना कोड लिख रहे होते हैं, उसको सी एक्सटेंशन से सेव करते हैं। यहाँ पर हमारी लैंग्वेज में कोड होता है, हमारा कोड होता है, हमारी बातचीत होती है, जो हम अपनी बातों को कंप्यूटर से कहना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब हम इस कोड को रन करते हैं, इस कोड को जब हम रन करते हैं, रन करने के बाद जो आपको आउटपुट मिलता है, उस आउटपुट को मिलने से पहले भी एक फाइल क्रिएट होती है, जो होती है आपकी XEE, ठीक है, जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। वही आपकी मेन एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, जो एग्जीक्यूट हो रही होती है बैकग्राउंड में आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। जिससे जिससे क्या होता है कि आपको एक आउटपुट क्रिएट होकर के वो भी आपकी ही लैंग्वेज में मिलता है, ठीक है, जो कि कंपाइलर अपना काम कर रहा होता है ट्रांसलेशन का, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया। इस वीडियो में सी का स्ट्रक्चर जानते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पे लिखना वगैरह बहुत कम होगा, यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजें होंगी, करके दिखाता हूँ डायरेक्ट जल्दी से, ठीक है। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर में जो लिखना होता है, वो सबसे पहले लिखनी होती है एक हेडर फाइल। कोई भी प्रोग्राम आप लिखना शुरू करते हैं, कोई भी कोड करना आप शुरू करते हैं, तो उसमें आप सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक हेडर फाइल लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे अच्छे से कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं हेडर, ठीक है। ये मेरा हो गया हेडर फाइल, ठीक। अब हेडर फाइल क्या होती है सर, व्हाट इज हेडर फाइल, ठीक है। एक्चुअल में आपकी हेडर फाइल कुछ इस तरह की आपको दिखती है। पहले दिखा देता हूँ कैसे दिखती है, ठीक है। stdio.h, ठीक है। उसके बाद एक और हेडर फाइल होती है, जो आपकी होती है include conio डॉट। सर एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, इंक्लूड का मतलब क्या होता है, stdio का मतलब क्या होता है, एच का मतलब, ठीक है। एच क्या है, वो क्या होता है, डॉट एच क्या होता है, कोनियो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इंक्लूड फिर से है, इसका क्या मतलब होता है। वो हम एक काम करते हैं, अब हम चलते हैं थोड़ा लिखने की तरफ। मैं आपको ये चीज़ लिख करके बताऊंगा, क्योंकि जब मैं आपको चीज़ें मैं बता रहा हूँ तो वो कितना याद रहेगा वो मुझे नहीं पता। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और ले लेता हूँ मैं अपना पेन, जो मेरा फेवरेट पेन होगा, मुझे ये वाला पेन ज़्यादा अच्छा लगता है। आज ये वाला लेके देखते हैं, ठीक है। चलो, मेरा टैबलेट। अब देखो सर, ये क्लीन नहीं है, इसको साफ कर लेता हूँ।
ठीक है। चलो, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे यहाँ पे लिखना है स्ट्रक्चर ऑफ सी। क्या लिख रहा हूँ सर? एस के लिख रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सी, ये आज का हमारा टॉपिक है। उससे पहले मैं आपको ये बता रखा है। ठीक है, क्या होता है सर स्ट्रक्चर ऑफ सी? सी का जो स्ट्रक्चर है वो होता है, सबसे पहले आपकी हेडर फाइल होती है, हेडर फाइल। ठीक है, उसके बाद आपका, अब चलो बात कर लेते हैं हेडर फाइल की। हेडर फाइल क्या है दोस्तों? हेडर फाइल एक ऐसी लाइब्रेरी होती है। क्या होती है, मैं यहीं पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। इट इज नथिंग बट, क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन ये एक लाइब्रेरी है। क्या है? ये एक लाइब्रेरी है। वेयर आर, जहाँ पर हमारे इनबिल्ट फंक्शंस जो हैं, आर इनबिल्ट फंक्शंस ऑलरेडी स्टोर्ड। ठीक है, जहाँ पर हमारे कुछ इनबिल्ट फंक्शंस पहले से ही स्टोर्ड हैं, ऐसी लाइब्रेरी जो है वो आपकी हेडर फाइल्स होती है। तो इनबिल्ट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहली मैं आपको हेडर फाइल वहां पे लिखा चुका हूँ। तो सबसे पहली मेरे पास जो हेडर फाइल है, चलो ऐसे लिखता हूँ, इंक्लूड। इंक्लूड इज नथिंग बट जस्ट अ कीवर्ड, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करवा रहे हो। ठीक है, हैज इंक्लूड क्या होता है? चलो इसको एक टॉपिक ले लेते हैं। हैज इंक्लूड क्या है? इट इज नथिंग बट एन कीवर्ड by which we can include the library of our required, क्या लिख रहा हूँ, required inbuilt functions, हमारे रिक्वायर इनबिल्ट फंक्शंस की, जिनकी हमें जरूरत है, जिन इनबिल्ट फंक्शंस की हमें जरूरत है, उन रिक्वायर इनबिल्ट फंक्शन की लाइब्रेरी को इंक्लूड करवाने के लिए अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने कोड के अंदर हम एक कीवर्ड का यूज करते हैं जो आपका हैज इंक्लूड होता है, जिसको हैशटैग के साथ में ही लिखा जाता है, ये टूल है। ठीक है, हाँ, चलो, अब आपकी जो लाइब्रेरी है, आपका जो हेडर फाइल है, वो सबसे पहली हेडर फाइल मैंने लिखी थी, इंक्लूड stdio.h। ये लाइब्रेरी क्या करती है सर? देखो बताता हूँ क्या करती है। चलो बताता हूँ। ये जो लाइब्रेरी है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, इसका फुल फॉर्म है, इसका मतलब है सर। डॉट एच का मीनिंग क्या है? जब भी हम किसी फाइल को उसका टाइप देने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तब हम डॉट एच, डॉट सी, डॉट ई एक्स टी, डॉट ई एक्स ई, ऐसी कुछ एक्सटेंशंस का यूज करते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये जो फाइल है वो किस टाइप की है। ठीक है, डॉट एच है, इसका मतलब ये किस टाइप की फाइल है, ये हेडर फाइल है। नेक्स्ट जो मैंने लिखी थी उस प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल, वो थी कोनियो डॉट एच। ये जो आपकी हेडर फाइल है, ये आपकी सी लैंग्वेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट हेडर फाइल है। ठीक है, आपके सी के अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट हेडर फाइल है। इसका जो कंप्लीट फॉर्म है, वो कंप्लीट फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। हेडर फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है सी ओ एन का मतलब है कंसोल, एस टी का मतलब है स्टैंडर्ड। ठीक है, अब ये क्या करती है, इसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। कंसोल का मीनिंग क्या होता है? देखो, कंसोल का मीनिंग होता है आपका डिस्प्ले स्क्रीन। क्या? डिस्प्ले स्क्रीन। मैं आपको चीजें बता देना चाहता हूँ कुछ। आप जो भी
प्रोग्रामिंग करोगे सी लैंग्वेज के अंदर, उसका जो आउटपुट लेना चाहोगे वो ऑलवेज आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर ही आएगा, यानी कि आपके कंसोल पर ही आएगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको जितना भी दिखेगा वो CMD पर दिखेगा, यानी कि आपके कंसोल पर दिखेगा। ठीक है, जो भी प्रोग्रामिंग आप करोगे उसका आउटपुट आपको उस कंसोल पर ही दिखेगा। तो इसका यूज कैसे कहाँ करते हैं वो हम जब हम आगे जाएंगे, ठीक है, इसके फंक्शंस का यूज करके जब मैं दिखाऊंगा, अभी दिखाता हूँ कुछ समय बाद, ठीक है, तब आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे आखिर इसका मीनिंग क्या है। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का मीनिंग ये है कि जितने भी इनपुट देने के लिए फंक्शंस हैं आपके, जहाँ पे आप इनपुट देना चाहते हो, इनपुट देने के लिए फंक्शंस हैं, इनबिल्ट फंक्शंस हैं, उनको जहाँ पे आप इनपुट देना चाह रहे हो और वहां से कुछ आउटपुट लेना चाह रहे हो तो उसके लिए जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं, ठीक है, तो उन इनबिल्ट फंक्शंस का एक्सेस आपको मिल जाए तब आप स्टैंडर्ड आउटपुट और इनपुट डॉट एच का यूज करते हो। ठीक है, जब तक आप यहाँ पे ये फाइल्स का अपने प्रोग्राम के अंदर ज़िक्र नहीं करोगे तब तक वो आपको क्या देगा, एरर देता रहेगा। चलो इतना आपको समझ आता है। नेक्स्ट आ जाता हूँ अपने VES कोड के अंदर। ठीक, अब यहाँ पे एक मेन फंक्शन होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेन फंक्शन। ठीक है, ये होता है मेन फंक्शन। तो सर देखो, मेन फंक्शन जो होता है उसके अंदर ही सारे काम आपको करने हैं आपकी सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो मेन फंक्शन के अंदर ही आपको सारा कुछ करना है। मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जब भी आप प्रोग्राम रन करते हो, मेन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जब भी आप प्रोग्राम रन करते हो, सबसे पहले एग्जीक्यूट होने वाला जो फंक्शन होता है वो आपका मेन फंक्शन होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्रोग्राम की डेफिनेशन में कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम एक कलेक्शन ऑफ फंक्शंस है। ठीक है, क्या है? कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। वो यूजर डिफाइंड भी हो सकते हैं और सिस्टम डिफाइंड भी हो सकते हैं। ठीक, अभी यहाँ पे एक ही फंक्शन है जो कि है मेन फंक्शन। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है कि एक सी प्रोग्राम के अंदर कितने मेन फंक्शंस हो सकते हैं? मिनिमम मिनिमम एक मेन फंक्शन जरूर होगा। अगर आप मेन फंक्शन नहीं लिखते हो, मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, एक काम करता हूँ अभी के लिए, मैंने हेडर फाइल लिखी है और हेडर फाइल के बाद मेन फंक्शन को क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को करता हूँ रन। क्या कंपाइल टाइम एरर आएगा? यस, यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनडिफाइंड रेफरेंस दिखाई दे रहा है क्योंकि उसको मेन फंक्शन नहीं मिला। यहाँ पे मैं मेन फंक्शन लिख देता हूँ। मेन फंक्शन यहाँ पे लिख दिया मैंने। बताइए क्या कंपाइल टाइम एरर आएगा? जी बिल्कुल नहीं। अब कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आया। मैंने आपको क्या बताया, जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है सबसे पहले एग्जीक्यूट करने वाला फंक्शन आपका मेन फंक्शन होता है। इसमें अगर 4 से 5 फंक्शंस और हैं जो यूजर डिफाइन है, मेन एक इनबिल्ट फंक्शन है। अगर इसके अंदर कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो हम आगे जाके चर्चा करेंगे किस तरीके से हम लिख सकते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन को। ठीक है, तो उन फंक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, कॉल करते हैं। तो कॉल कैसे करते हैं इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे। सिंपल सी बात याद रखो, रन करोगे सबसे पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जो भी मेन के अंदर लिखा होगा। इसलिए जो भी हमें काम करवाना है वो सबसे पहले किस में करवाना है, मेन के अंदर। जो भी हमें काम करवाना है, जो भी प्रोग्राम लिखना है, लॉजिक लगाना है, इसके अंदर लिखना है मेन के अंदर। क्यों? सबसे पहले वही चलने वाला फंक्शन है। ठीक है, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन की बात आपको समझ में आ गई। अब मेन फंक्शन में वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइड का सिंपल सा मीनिंग होता है, आप याद रख लीजिए इस बात को हमेशा के लिए, चाहे कोई भी लैंग्वेज कर रहे हो। वॉइड का सिंपल सा मीनिंग है नथिंग, कुछ नहीं। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, वॉइड का मीनिंग एक्चुअली क्या होता है, जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो, कुछ लॉजिक लगाते हो, मान लीजिए आपने 2+2 लिखा, उसके बाद आंसर आपका क्या आया, 5 आया। तो जो 5 आपकी वैल्यू है वो एक रिटर्न वैल्यू है। आपने जो इनपुट दिया वो दिया 2 एंड 2, उन दोनों को मिलाकर के जो आपको रिटर्न वैल्यू मिली वो आपकी 5 वैल्यू है। तो कुछ वैल्यूज हमें रिटर्न मिल जाती हैं, कुछ वैल्यूज को हमें खुद से रिटर्न करवाना पड़ता है। 5 तो आपको मिल गया, लेकिन कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिनको हमें खुद रिटर्न करवाना पड़ता है प्रोग्राम के अंदर। उसमें वॉइड जब आप लिख लेते हो वॉइड,
यानी कि किसी भी फंक्शन के आगे वॉइड लिखते हो तो उस फंक्शन से जितनी भी वैल्यू होंगी वो कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होगी, वो खुद से रिटर्न होगी, आपको खुद को रिटर्न करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब सिंपल सा ये है, आप किसी भी वैल्यू को रिटर्न करवाना नहीं चाहते हो। रिटर्न का मतलब क्या होता है बाद में बताएँगे, अभी नहीं। अभी मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। सबसे पह स्ट्रक्चर में सबसे स्ट्रक्चर क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन होता है प्रोग्राम का, तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या था, मैंने आपको हेडर फाइल बता दी, उसके बाद मैंने आपको सेकंड नंबर पे आपको मेन फंक्शन बता दिया, ठीक है? थर्ड नंबर पे क्या आता है, ठीक है? इसका एक अब आप यहाँ पे लिखते हो डेटा टाइप, ठीक है? आप यहाँ पे लिखोगे अंदर, इसके अंदर हाँ सॉरी, मेन फंक्शन लिखने के बाद थर्ड स्टेप में आते हैं आपके ये कर्ली ब्रेसेस। कोई भी फंक्शन आप लिखते हो, आप किसी सी के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी फंक्शन लिख रहे हो, उन फंक्शंस को आप ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं आपके, इनके अंदर ही लिखोगे। जो भी लॉजिक लगाओगे इनके अंदर ही लिखोगे। अगर मैं ये कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाता, यहाँ से एक कर्ली ब्रेसेस हटा देता हूँ, एक को नहीं लगाता, तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड क्या आ जाएगा, डिक्लेरेशन नाम की एक आ जाएगी, और मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ तो एरर नहीं आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इसीलिए कहा गया है कि जो सी है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। बात को ध्यान से सुनते रहो, सब चीज़ समझ में आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, मुझे अब मैं आपको बताता हूँ कोनियो डॉट एच का जो है क्या यूज़ है। एक फंक्शन होता है गेट सी एच। इस फंक्शन का आप हमेशा यूज़ करोगे जब भी आप रिटर्न नहीं करवाओगे, कुछ मेन से कुछ रिटर्न नहीं करवाओगे, वॉइड लोगे और कोनियो डॉट एच फाइल का यूज़ जब भी करोगे तो आप ये फंक्शंस आपको यूज़ में आने वाले हैं, ठीक है? अभी आपको इतना समझ आया कि ये जो है आपके सी के प्रोग्राम का सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ठीक? अब मैं यहाँ पे आपका फर्स्ट प्रोग्राम लिखवा देता हूँ इसी के अंदर, ठीक है? तो मैं यहाँ लिखता हूँ माई फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है? एक सिंपल प्रोग्राम लेते हैं इनबिल्ट फंक्शन का, जहाँ पे हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन होता है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ फंक्शन जो है क्या करता है, ठीक है? अब मैं ये सब चीज़ों को वहाँ पे लिखने की बजाय यहीं पे चीज़ों को बताता हूँ, आप ध्यान से सुनते रहोगे, आपको समझ आ जाए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंट एफ क्या होता है, लेकिन आप चाहें तो इसको ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है? और लैपटॉप पे साथ के साथ बैक लिख लेंगे तो और अच्छा रहेगा। प्रिंट एफ फंक्शन का जो मीनिंग है, मैंने आपको बताया था। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी प्रिंट पहली चीज़ तो मैं ये बता देता हूँ, ये जो फंक्शन है वो आपका एसटीडी एसटीडीआईओ सॉरी एसटीडीआईओ डॉट एच इस हेडर फाइल से बिलोंग करता है, ठीक है? लिख देता हूँ बिलोंग्स फ्रॉम, ये इसका फंक्शन, ठीक है? ये फंक्शन करता क्या है? आपने यहाँ पे लिख दिया HAHELLO हेलो, आप मेरे ग्रोअर्स हो, मैंने कहा हेलो ग्रोअर्स, ठीक है? तो और मैं इसको करता हूँ रन। 100% ये आपको देने वाला है एरर, क्योंकि मैंने यहाँ नहीं लगाया सेमीकोलन। स्ट्रक्चर के अंदर जब भी आप कोई भी फंक्शन लिखते हो या कोई भी एक स्टेटमेंट कंप्लीट कर लेते हो, उस कंप्लीट स्टेटमेंट को कंप्लीट तभी माना जाएगा जब आप उसमें सेमीकोलन दे दोगे। सेमीकोलन देते ही आपके कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे ही मैंने सेमीकोलन दिया, अब मैं इसको करता हूँ रन। तो नीचे की जो स्क्रीन है वो मेरी कंसोल स्क्रीन है। क्या है? ये मेरी है कंसोल स्क्रीन, ठीक है? तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर के, सॉरी हेलो ग्रोअर्स प्रिंट होकर के आ चुका है। मैं यहाँ पे अपना नाम प्रिंट कर देता हूँ, मैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम प्रिंट करता हूँ ग्रो पैक। तो देखो यहाँ ग्रो पैक भी लिखा आ जाएगा, ठीक है? कहने का मतलब ये है, कंसोल पे आउटपुट लेने के लिए एक प्री डिफाइंड एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी से लिया जाता है, इसको इंपोर्ट करवाया जाता है कि हम इसका यूज कर सकें। इंपोर्ट हमने ऊपर ही करवा लिया इंक्लूड करके। अब इसका जितना चाहे मैं इसका यूज करूं, उससे आपके कंपाइलर को, आपकी लाइब्रेरी को कोई फर्क नहीं होता।
ठीक है? stdio.h पे जितने भी फंक्शंस थे, वो सारे इस फंक्शन इस प्रोग्राम के अंदर आ चुके हैं। अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ, अब मैं यहाँ पे इस बात को सिद्ध कर देता हूँ, प्रूफ कर देता हूँ कि मैं इस लाइब्रेरी को इम्पोर्ट नहीं करा, ठीक है? भी प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये सारा स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है, बस फंक्शन, बस लाइब्रेरी नहीं है। अब मैं करता हूँ इसको रन। तो उसने पहले ही बोल दिया कि सर आपका जो ये जो फंक्शन है इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन है एंड फंक्शन प्रिंट एफ का, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि आप जो है उस फंक्शन को, यानी कि उस फंक्शन की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवा लो, उसने वार्निंग दे दी। और मैं यहाँ पे करवा लेता हूँ इंपोर्ट। उसको कोई चिंता, उसको कोई आपकी समस्या परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने सारे फंक्शन को क्या करवा लिया, इंक्लूड करवा लिया। अब वो कह देगा कि ठीक है ओके। अब देखो, एक चीज मैंने आपको बोली थी कुछ समय पहले, वहां पे मैं आपको दोनों चीजें बता रहा था। वो क्या चीज थी कि कंसोल पे हमें करवाने के लिए, कंसोल पे चीजों को दिखाने के लिए कुछ फंक्शंस का यूज करना पड़ता है, जो कि conio.h में होते हैं। लेकिन यहाँ पे conio.h तो हमने इंक्लूड करवा लिया, लेकिन यहाँ पे जो conio.h का जो फंक्शन है getch, इसका हमने यूज नहीं किया, फिर भी ये कैसे आ गया? क्योंकि क्योंकि फ्रेंड्स ये वीएस कोड है। वीएस कोड के अंदर पहले से ही कुछ चीजें इनबिल्ट कर दी गई हैं, एडिटर के ही अंदर इनबिल्ट कर दी गई है। क्यों? क्योंकि देखो, ये एक कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी। जो भी करना है कंसोल पर ही करना है, इससे ऊपर तो जाना नहीं है, ठीक है? और इससे नीचे भी नहीं जाना। इतना तो पता है कि जो काम होगा वो किस पर होगा, कंसोल पर होगा। उन्होंने क्या किया, कुछ एडिटर्स में, नए एडिटर्स में, कि कंसोल पर ही सारी चीजों को परमानेंट कर दिया। कंसोल लिखो या ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका एक एग्जांपल देकर के बता दूंगा, जहाँ पे मैं आपको टर्बो सी के अंदर ये करके दिखाऊंगा कि जब आप गेट सी एच ई, ये जो फंक्शन होता है गेट सी एच ई, ठीक है? इस फंक्शन की मदद से ही आप क्या करते हो, कंसोल पर चीजों को प्रिंट करवा सकते हो। जब तक ये नहीं होगा, और जब तक ये नहीं होगा, तब तक कंसोल पर कुछ प्रिंट नहीं होगा। एरर एरर भी दे सकता है, ठीक है? वो हम टर्बो सी में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? जो भी आपने ये लिखा हुआ है, ये तभी प्रिंट होगा जब ये फंक्शन चलेगा इस conio.h का, ठीक? अब मैं इसको रन करता हूँ। अभी भी चल रहा है, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, ठीक है? ओके। तो आपका ये जो है आज के वीडियो में, मैंने आपको हेड ऑफ फाइल्स बता दिए, स्ट्रक्चर बता दिया पूरा, ठीक है? अब मैं यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, वो है डेटा टाइप। नेक्स्ट टॉपिक है डेटा टाइप। डेटा टाइप्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स की क्यों जरूरत है आपके? मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में जो आने वाली है, जिसमें सी टोकन्स हैं, उसमें मैंने आपको कॉन्स्टेंट्स बताए हैं। तो मैंने आपको तीन तरीके के कॉन्स्टेंट्स, दो तरीके के कॉन्स्टेंट बताए हैं, ठीक है? और उन कॉन्स्टेंट में जो पहला कांस्टेंट है वो आपके प्राइमरी है, आपका प्राइमरी कांस्टेंट है, ठीक है? और उसके अंदर भी आपके तीन तरीके के प्राइमरी कांस्टेंट हैं। एक होता है आपका इंटीजर, एक होता है आपका रियल, और एक होता है आपका कैरेक्टर। तो ये तीन आपके प्राइमरी कांस्टेंट्स हैं, जिनका आपको यूज करना ही है, बहुत ज्यादा यूज करना है, ठीक है? तो इंटीजर जो है, आपको पता है क्या होता है, ठीक है? आपका एक इंटीजर, इंटीजर जो है वो आपको मालूम है क्या होता है। जीरो से वाले नंबर प्लस वन से लेकर के एंड तक, और जीरो से माइनस वाले नंबर माइनस वन से लेकर के एंड तक। ये आपके सारे इंटीजर्स होते हैं, जिनके अंदर किसी भी तरीके का पॉइंट, यानी कि किसी भी तरीके की फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती है, ठीक? तो आपने तो कह दिया कि ये इंटीजर है, लेकिन इस चीज को आपका कंपाइलर कैसे बताए, कि कंपाइलर को कैसे बताए कि ये इंटीजर है? तो उसका कोई लॉजिक तो नहीं है यार, कि हम्म, मान लो वन प्लस वन कर दिया तो ये टू हो ही जाता है, क्योंकि वन तो वन है ही, अपने आप में वन है, ये अपने आप में वन है, ठीक है? कंपाइलर को कैसे पता चले ये जो वन है कि वो इंटीजर है? तो अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करना है टू, ठीक है, कॉमा फोर। तो आपको पता है कि मैं टू एज अ इंटीजर यूज करना चाहता हूँ, ठीक है? मैं एज अ फोर को भी इंटीजर यूज करना चाहता हूँ, ठीक? ये चीज आपको पता है कि ये जो डेटा है आपका वो इंटीजर टाइप के दिमाग में है।
लेकिन कंप्यूटर को तो नहीं पता ना, हमें कुछ ऐसी जुगाड़ भी करनी है, उसको हम कुछ चीज़ें बता दें। अगर मैं उसको कह दूँ कि ये इंट टाइप का है, तो वो समझ जाए कि ये जो डेटा है वो इंटीजर टाइप का। हमें क्या पता है अभी तक कि जो डेटा है जो हमें अभी तक क्या पता है, जो पॉइंट वाला डेटा होता है, फ्लोटिंग पॉइंट वाला जो डेटा होता है, फ्लोटिंग पॉइंट वाला जो डेटा होता है, क्या कर रहा हूँ मैं? ठीक है, वो कुछ इस तरीके का ही वो कुछ इस तरीके का ही होता है, कुछ इस तरीके का ही होता है, ठीक है? या इस तरीके का होता है, या अगर मैं इसको ले लेता हूँ तो एक इंटीजर ही तो हुआ, हमें तो यही मालूम है ना, ये तो इंटीजर ही तो है, क्योंकि पीछे के ज़ीरो से कोई मतलब नहीं होता, हमें तो ये पता है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। ये है फ्लोटिंग पॉइंट, ये है फ्लोटिंग पॉइंट, ये है फ्लोटिंग पॉइंट, पॉइंट वाला डेटा, यही तो है डेसिमल वाला। लेकिन यार कंप्यूट आपके सी लैंग्वेज के अंदर ऐसा नहीं होता। जब आप फ्लोटिंग पॉइंट लिख रहे हो, आप यहाँ पे कुछ और डेटा टाइप लिखते हो, जो एक डेटा टाइप होता है जिसका नाम है फ्लोट डेटा टाइप, एक डेटा टाइप है इंटीजर के लिए इंट डेटा टाइप, ये आपका रियल कॉन्स्टेंट्स के लिए, यानी कि रियल डेटा टाइप्स के लिए हमारा जी सॉरी रियल कॉन्स्टेंट्स के लिए डेटा टाइप होता है फ्लोट। ठीक है, जहाँ पे आप फ्लोट लिखते हो, अब आपकी जितनी भी वैल्यूज आप उसमें देना चाहते हो, ठीक है, आप 2 देते हो, आप 4.1 देते हो, आप 8.0 देते हो, तो ये ऑटोमेटिकली जब आप इसको आउटपुट में लोगे, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो और ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, जो इंटीजर आपको दिख रहे हैं उनको भी फ्लोट बना देगा। ठीक है, इस तरीके से ये तो पहले से ही था, और ये भी आपका 8.0 ही रहेगा। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन ये जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली ये जो डेटा है वो ऑलरेडी फ्लोटिंग पॉइंट डेटा है, आप इसको इंटीजर में देते हो, तो क्या ये आपका जो डेटा है, ये वाला डेटा, क्या ये इंटीजर बनेगा? यस और नो, इसका आपको आंसर देना है, कमेंट में करके देखना है अपने लैपटॉप पर। वो मैं अभी आपको फिर से करके दिखाऊँ मैं आपको करके दिखाऊँगा। अभी चलो करके दिखाता हूँ। अभी मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ, अभी मुझे आंसर करो, ठीक है? तो डेटा टाइप आपको पता चल गया कि हमें अपने कंप्यूटर को बताना है कि ये डेटा जो है वो किस टाइप का है, ठीक है? किस टाइप के लिए मैं इस डेटा को स्टोर करवा रहा हूँ और किस टाइप में मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें आपको अगर अपने प्रोग्राम को बतानी है तो आप डेटा टाइप्स का यूज़ करते हो, और ये कंपल्सरी है, स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है? बिना इसके आप नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लीजिए ये एक वेरिएबल लेता हूँ, आप आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ए सिंपल, आप अभी के लिए इतना याद रखो, मैं एक ए है जिसके अंदर मैं वैल्यू डाल रहा हूँ 20, ठीक, सॉरी 10। अब मैं इसको करता हूँ रन, सिंपल ही मैंने वीडियो डाल दी है, सॉरी वैल्यू डाल दी है, और मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो देखो क्या कह रहा है कि ये जो है वो अनडिक्लेयर्ड है। अब मुझे इसको डिक्लेयर करना है कि ये किस टाइप का है, मैं इसको दे देता हूँ इंट टाइप का। अब वो क्या होगा, नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई, कंपाइल हो गया, जो हमारे पास इनपुट था, ये जो भी हमने डिक्लेयर किया था वो बिल्कुल सही है, जो हमने आउटपुट लिया था वो भी चल गया, इसका मतलब कोई एरर नहीं आई, ये इंट टाइप में डिफाइन हो गया। अब मान लीजिए कि सर जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है मैं उसको शो करना चाहता हूँ, सीन करना चाहता हूँ, ठीक है? तो हमें क्या करूँ मैं? मतलब मैं इसको देखना चाहता हूँ कि ये इंटीजर टाइप में है या नहीं। ये इंटीजर जो आप बोल रहे थे कि फ्लोटिंग पॉइंट बन जाता है और फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर बन जाता है, वो मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं इस वैल्यू को कैसे एक्सेस करूँ, जो मैंने डिक्लेयर की है, जो मैंने स्टोर की है? आपने बताया कि इस यहाँ पे डबल कोट लगाओ और यहाँ पे कुछ लिखो, जैसा लिखोगे वैसा प्रिंट हो जाएगा, ये तो ईज़ी है। लेकिन इस वैल्यू को एक्सेस करने का क्या तरीका है? यस, तो आपको ये पता चल गया कि जैसे ही आपने यहाँ पे ए के अंदर 10 को डालने के बाद उसको प्रोग्राम को रन करवाया तो कोई एरर नहीं आई, इसका मतलब ये इंटीजर टाइप में जो है डिक्लेयर हो चुका है। मैं यहाँ पे फ्लोट टाइप में डिक्लेयर कर देता हूँ आपके b इज़ इक्वल टू 10.34, तो इसमें भी कोई एरर नहीं आएगी क्योंकि ऑटोमेटिक जो है वो समझ जाएगा कि ये जो है कोई दिक्कत नहीं आई, देखो है ना, ये b जो है अब जो टाइप का हो चुका है, ठीक है? ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप ये वैल्यूज़ जो आप दे रहे हो अपने डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करवाने के बाद, तो वो वैल्यूज़ को आप एक्सेस करना चाहते हो, तो वो आप कैसे करोगे? तो वो अभी के लिए मैं यहाँ पे इस चीज़ को यहीं रोक देता हूँ। यहाँ पे आपको डेटा टाइप पे ही इस वीडियो को कंप्लीट कर देता हूँ। क्योंकि जब मैं आपको वेरिएबल्स पढ़ाऊँगा, ठीक है, अभी आपको ये भी नहीं पता ए और बी क्या है। तो मैं जब वेरिएबल्स पढ़ाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, सी टोकन्स के अंदर,
तब मैं इस चीज़ को इन डिटेल एक कंप्लीट टॉपिक के नाम से बताऊँगा जिसका नाम होगा इनपुट आउटपुट इन सी। किस तरीके से आप लेते हो इनपुट और किस तरीके से आप देते हो उसको आउटपुट, ठीक है? तो वो चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक कंप्लीट प्रोग्राम के थ्रू बता दूँगा। अगर कंप्लीट प्रोग्राम नहीं भी हो पाया तो कुछ ना कुछ मैं आपको इनपुट आउटपुट के बारे में तो ज़रूर बताऊँगा। क्या होता है, कैसे लिया जाता है सी के अंदर। इसमें थोड़ा वैल्यूज़ को एक्सेस करने का थोड़ा तरीका थोड़ा अलग होता है, ठीक है? अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, सी का स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट समझा दिया, डेटा टाइप्स बता दिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा टाइप्स, ठीक है? डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या है? डेटा टाइप्स की डेफिनिशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार, सही रहेगा आप लोगों के लिए। डेटा टाइप्स कहाँ है? डेटा टाइप्स। If it tells the compiler, it tells the compiler that what type of your data is, किस टाइप का डेटा आपका है। एग्जाम्पल भी दे देता हूँ इस तरीके से, int a is equals to 10, float b is equals to 20 and char c is equals to ch, ऐसे, ठीक है? चलो, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे कंप्लीट सी टोकन्स होंगे। ऑपरेटर्स नहीं, ऑपरेटर्स में मैं सोच रहा हूँ एक अलग अलग से वीडियो बनाऊँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं आपको सी टोकन्स पढ़ाऊंगा। सी टोकन्स में वेरिएबल्स बताऊंगा, आइडेंटिफायर्स बताऊंगा, कीवर्ड्स बताऊंगा, ऑपरेटर्स बताऊंगा, पंक्चुएटर्स बताऊंगा, कॉन्स्टेंट्स बताऊंगा, ठीक है? सी टोकन्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन बताऊंगा और मैं आपको सारा का सारा जो है कोड करके ही दिखाऊंगा। ये हमारी थ्योरेटिकल वीडियो थी जो थी, मोस्टली थ्योरी आपकी कम हो चुकी है। अभी आपकी हो सकता है सी टोकन्स में थोड़ी बहुत थ्योरी बचे, लेकिन थ्योरी देखो ऐसा है कि थ्योरी कभी खत्म नहीं होती, ठीक है? थ्योरी तो चलती रहती है थोड़ी बहुत, लेकिन प्रोग्राम्स जो होंगे वो आपके सी टोकन्स होने के बाद ही अच्छे-अच्छे प्रोग्राम्स आपको मिल जाएँगे, क्योंकि आप ऑपरेटर्स पढ़ चुके होंगे। सी टोकन्स जितने भी हैं उसके बाद बहुत अच्छे-अच्छे प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे, क्योंकि आप ऑपरेटर्स पढ़ लिए, आप कंस्ट्रक्टर्स पढ़ लिए, कंस्ट्रक्ट्स पढ़ लिए, कीवर्ड्स पढ़ लिए, उसके बाद आपको बहुत अच्छे-अच्छे प्रोग्राम्स बताऊँगा, फिर आप हम डिसीजन कंट्रोल पे जाएँगे, ठीक है? ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सीखो, पढ़ो आराम से, बहुत अच्छा कोर्स है। बहुत ही ईज़ी वे में मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, एक-एक चीज़ बता रहा हूँ, एक-एक वर्ड का मतलब बता रहा हूँ, एक्सटेंशन का मतलब बता रहा हूँ, ठीक है? किस तरीके की फाइल्स होती हैं, वो सारी चीज़ सब कुछ बता रहा हूँ। बहुत अच्छा कोर्स लेकर के आ रहा हूँ, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। सीखते रहो और सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिले। ये तो बहुत ज़रूरी है, क्यों? ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहेगी। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।